उसकी वो बातें आंखें खोल देने वाली थी। उनसे मेरी कई उलझनें दूर हो गई। मुझे हरदम यह धड़का लगा रहता था कि जब डॉन क्वांग फू को मुझ पर शुबा हो चुका है तो किसी वक्त ये बात माफिया वालों को भी मालूम हो जाएगी और वो मुझे फना कर देने पर तुल जाएंगे। लेकिन बास ने अपनी रवानी में अंदर की बातें उगल दी थी। डॉन जो कुछ कर रहा था सख्त राजदारी के साथ कर रहा था। माफिया वाले सरतोड़ कोशिशों के बावजूद हकायक या डॉन की सोच के बारे में कुछ मालूम करने में कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन बास मुझे मकाऊ वालों के सामने डालते ही सब कुछ जान लेता तो मैं दो तरफा अजाब में मुब्तला हो जाता। इन मामलात को तुम मुझसे बेहतर समझती हो। मैंने सर झुका कर कहा, अगर डॉन क्वांग फू मुजरिम होने के बावजूद इतना कट्टर रवायात परस्त है तो बहुत अजीम आदमी है। हैरत है कि मैं मकाऊ जाने के बावजूद उसका जिक्र तक सुनने से महरूम रहा। इस बारे में ज्यादा ना बोलो, उसने अखबारी से कहा। अगर सिर्फ एक बात मालूम हो जाए कि मकाऊ से आए हुए बदमाश डॉन क्वांग फू के नमकख्वार हैं तो मैं अपने नाखूनों से तुम्हारा नरखरा चीर डालूंगा। इसका मतलब होगा कि तुम झूठे हो। तुम हबीब जेवानी की जिंदगी में उसे बताए बगैर मकाऊ गए और धोखे से डॉन नेशिकाऊ को मौत के घाट उतार के वापस लौटाए। अब डॉन क्वांग फू को शिद्दत से तुम्हारी तलाश है। तुम तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देख रहे हो। मैंने एहतिजाज किया, अगर डॉन के आदमी ना हुए तो क्या होगा? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंस पड़ा। मैं बता ही चुका हूं कि ऐसी सूरत में पाकिस्तान में माफिया के नए चीफ तुम होगे। कदमी चेहरे पर उसके चमकते हुए दांतों की नुमाया कितारें मुझे उस खूनी भेड़िए की याद दिला रही थी जो अपने शिकार को किसी बंद गोशे में बेबस पाकर दांत नकोस रहा हो। कराची पहुंचते ही तुम्हारी तकदीर का फैसला हो जाएगा। बॉबी ने अपनी दनिश्त में बास की गुफ्तगू का खुलासा पेश करते हुए कहा, अगर डॉन नेशिकाऊ की आखिरी रिपोर्ट तुम्हारे हक में ना होती तो पेशावर ही में तुम्हारा फैसला हो जाता। बास एक झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बॉबी से मुखातिब होकर बोला, अकबर खान को अंदर बुलाओ। बॉबी दरवाजे की तरफ गया तो मैंने उस मोहलत से फायदा उठाते हुए बास से सवाल किया, अब हम कराची के लिए कब रवाना होंगे? इस वक्त काफी उजाला फैल चुका था लेकिन जरूरत न होने के बावजूद कमरे के बल्ब रोशन थे। बंदोबस्त होते ही हम चल पड़ेंगे। मैं वक्त बर्बाद करने का कायल नहीं हूं। क्या इस दौरान में मुझे अपने साथियों से राब्ता करने की इजाजत होगी? मैंने खुशामदाना लहजा में पूछा। हरगिज नहीं, वो गुर्राया। ये याद रखना कि फैसला होने तक तुम एक कैदी की हैसियत से रहोगे। इसी असना में अकबर खान अंदर आ गया और बास उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हें चंद घंटों के लिए कैदी की निगरानी करनी होगी। यह ध्यान रखना कि डैनी बहुत चालाक और मक्कार आदमी है। हम आज ही किसी वक्त इसे यहां से निकाल ले जाएंगे। तुम चाहो तो अपनी मदद के लिए अपने साथियों को भी बुला सकते हो। अकबर खान ने अपने नेफे में उड़सा हुआ पिस्तौल निकालकर उसकी नाल को बोसा दिया और फखरिया लहजा में कहा, मेरा बस यही एक साथी काफी है। इसके सामने 10 डैनियों की चालाकी और मक्कारी भी काम नहीं आ सकेगी। गुड है। बाजू के छाने पर थपकी देता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इन दोनों के चले जाने के बाद अकबर खान ने होशियारी से दरवाजा बुलट किया और कुर्सी पर जमकर बैठ गया। तुमने सुन लिया होगा कि वो दोनों कौन हैं? मैंने सुकूत को तोड़ते हुए कहा, मैंने तुम लोगों की काफी बातें सुनी हैं। वो जरूर बुरे आदमी है मगर मैं भी नेक नाम नहीं हूं। इन्हें तुम पर गद्दारी का शुबा है। मुखबरी कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि मुखबर बहुत बड़ा मुहब्बे वतन हो। जाति प्रकाश निकालने के लिए भी लोग ऐसे काम कर गुजरते हैं। इन तमाम बातों से तुम्हारे लिए सूरत हाल यूं की तू रही है। मैंने तुमसे गलत बयानी नहीं की थी। मैंने सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये लोग हेरोइन की तिजारत से कहीं ज्यादा खतरनाक अजाइम रखते हैं। मुझे बताओ कि मैं किस तरह तुम्हारी तसल्ली करवा सकता हूँ। मुझे तसल्ली की जरूरत ही नहीं, मैं उन दोनों की वापसी का इंतजार करूंगा। वो बेफिक्री से बोला। चंद सानियों तक गौर फिक्र करने के बाद मैंने तजवीज पेश की, तुम पेशावर में किसी फौजी अफसर से फोन पर मेरी बात करवा दो। तुम देख लेना कि वो मुझे पहचान लेगा। उसकी गवाही तुम्हें मेरे दावे पर यकीन दिलाते की। मैं अहमक नहीं हूं, वो तलखी से बोला। फोन मिल जाने के बाद तुम कोई भी चालबाजी कर सकते हो। मैं तुमसे हल्फिया वादा करता हूं कि मैं फोन पर अपनी शनाख्त के सिवा कोई और बात नहीं करूंगा। मैं चाहूं भी तो उस मकाम की निशानदेही नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे बेहोशी की हालत में यहां लाए थे। मैंने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, मैं बस एक मौका चाहता हूं। वो अफसर मुझे पहचान गया तो तुम उससे बात कर लेना, वरना मैं तन बतकदीर होकर हालात का मुकाबला करूंगा। इसके बाद मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा। अगर तुम्हारे दावे में जरा भी सच्चाई हुई और तुम मार डाले गए तो मुझे जिंदगी भर कलक रहेगा। वो सोचते हुए बोला, मेरे गांव का एक आदमी एक फौजी अफसर का अर्दलिक है। मैं उसी से बात कर सकता हूँ। वो तुम्हें नहीं पहचाने तो फिर न तिल मिलाना। मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजा में कहा, इसके बाद मैं तुमसे कोई मुतालबा नहीं करूंगा। मेरे मुकद्दर ने यावरी की तो यही एक मौका मेरी जिंदगी का बहाना बन जाएगा। तुम बिस्तर से उठकर इधर दीवार से लगकर खड़े हो जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूं। उसने पिस्तौल की नाल से बाथरूम की सपाट दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं बेचूचना उस तरफ बढ़ गया। मेरी तरफ से मुतमईन होकर उसने मसहरी के नीचे टटोलने के बाद एक साल खोरदा सा फोन निकाल लिया। कमरे में इंस्ट्रूमेंट की मौजूदगी से जाहिर हो रहा था कि वो होटल बिल्कुल ही क्या खुसरा नहीं था। फोन के तार अलग करके रिसीवर से बांध दिए गए थे। अकबर खान ने तारों के सिरे पर लगा हुआ नन्ना सा प्लग फोन के अगवी हिस्से में बनी हुई मखसूस जगह पर लगा दिया और फोन की घंटी टिन टिन करके रह गई। अकबर खान के एक हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। उसने दूसरे हाथ से रिसीवर उठाकर अपने शाने
और गर्दन के दरमियान में दबाया और इसी हाथ से एक हिंसा डायल करके दूसरी तरफ से जवाब का इंतजार करने लगा। वो गालबन ऑपरेटर का नंबर था। सिलसिला मिलने पर अकबर खान ने पश्तो में गुफ्तगू शुरू कर दी। चंद फिक्रों का तबादला होने के बाद उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी बज उठी और अकबर खान ने दोबारा रिसीवर उठा लिया। इस बार उसने पुरतपाक सलाम से गुफ्तगू की इब्तिदा की, जिससे जाहिर हो रहा था कि अपने मतलूबा आदमी से बात कर रहा था। वो खासी देर तक जोरों शोर से गुफ्तगू में मसरूफ रहा। इस दौरान में वो बार बार मेरी तरफ देखता जा रहा था। 2-3 मरतबा उसने मेरा नाम भी लिया, लेकिन मैं उसकी मजमूई गुफ्तगू से कोई मफहूम अखज़ करने में कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार वो सनसनीखेज लम्हा भी आ गया जब अकबर खान रिसीवर बिस्तर पर रखकर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। आकर कप्तान साहब से बात करो, तुमने कोई फालतू बात की तो मैं लाइन काट दूंगा। मैंने झपट कर रिसीवर उठा लिया। मैं 69 फील्ड से कैप्टन बाबर बोल रहा हूं। मेरे इस्तरारी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से एक शाइस्ता और निखरी हुई आवाज उभरी। फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लबो लहजे में पंजाब का रंग नुमाया था। मेरा नाम डैनी है और स्पेशल टास्क फोर्स का अव्वल खान। मैंने बात शुरू ही की थी कि ताहिर ज़दा लहजे में बात काट दी गई। ओह, तो तुम वो डैनी हो? कैप्टन बाबर फरते हर से आपकी बजाय तुम पर उतरा है। अल्बर्टो वेल्सा की कहानी अभी तक हम लोगों को हैरान कर रही है। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उसने अल्बर्टो वेल्सा का हवाला देकर मेरे बदन में एक नया वलवला पैदा कर दिया। वो मेरे नाम ही से नहीं, काम से भी अच्छी तरह वाकिफ था। मैंने दोबारा बात शुरू की तो फरते जज्बात से मेरी आवाज भराई हुई थी। मुझे ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है। मैं फोन अपने मेजबान को दे रहा हूँ, इसे मेरे बारे में बता दें, शायद इस तरह मुझे अपनी मुश्किलात से निजात मिल जाए। ये कहकर मैंने रिसीवर अकबर खान को दे दिया। मुझे पूरा यकीन था कि कैप्टन बाबर उसे हर एतबार से मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगा। अकबर खान ने उससे भी पश्तो में बात करनी चाहिए, मगर फौरन ही उर्दू पर आ गया। शायद कैप्टन बाबर पश्तो से वाकिफ नहीं था। इब्तिदा में अकबर खान हूं हां करके दूसरी जानब से की जाने वाली तकरीर सुनता रहा। फिर मुदाफाना लहजा बोला, सर मैं डैनी साहब को पूरी इज्जत दूंगा। इस मामले में मुझसे धोखा किया गया है। अच्छा ही हुआ कि मैंने ये फोन कर लिया, वरना डैनी साहब खतरनाक लोगों में घिर जाते। मैं बस अभी इन्हें रवाना कर देता हूँ, इनके बदख्वाहों से मैं खुद निमट लूंगा। वो दूसरी तरफ की बात सुनने लगा, फिर बेहतर कहकर दोबारा मुझे रिसीवर दे दिया। खतरे की बात है तो तुम वहीं ठहरो। कैप्टन बाबर की पुरजोश आवाज उभरी। मैं अभी STF के मकामी यूनिट को भेजता हूँ। मुझे यकीन है कि वो फौरन तुम्हारी तरफ चल पड़ेंगे। ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? अकबर खान हैरानो नादम सा मेरे करीब ही खड़ा हुआ था। उसके भरे हुए पिस्तौल की नाल खुद ब खुद फर्श की तरफ झुक गई थी। मैंने होटल के नाम के बारे में उससे सवाल करने का इरादा किया ही था कि दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी। अकबर खान नींद से भड़के हुए किसी मामूल की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। ये किस्सा ख्वानी बाजार का कोई होटल है, मुझे इसका नाम मालूम नहीं। मैंने फोन पर कहा, अकबर से नाम पूछकर बताओ, वक्त बर्बाद नहीं करो, वो लोग किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। वो अभी आता है। मैंने मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा खुल चुका था। बास और बॉबी ने खुले हुए दरवाजे में से मुझे फोन पर मसरूफ देखा तो हैरत और गुस्से से उनके चेहरे बिगड़ गए। बास ने अकबर खान को एक तरफ धकेल दिया। बॉबी ने मेरी तरफ झपटा मारा। उसके एक हाथ में वजनी थैला चल रहा था। वो आ गए। मैंने माउथ पीस में तेजी से कहा और उसी लम्हे बॉबी ने बिस्तर पर से फोन उठाकर खींच लिया। रिसीवर मेरे हाथ से निकल गया और फोन के तार टूट कर अलग हो गए। मेरी बात अधूरी रह गई थी। ये क्या हो रहा था? बास अकबर खान पर आंखें निकाल कर चढ़ते हुए बोला, क्या तुम इससे मिल गए हो? तुम बिला वजह गर्म हो रहे हो। अकबर खान ने हैरत नाक पुरसकून रहने का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं पेशावर से कराची जाने वाले जहाजों का वक्त मालूम कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे रिसीवर डैनी को थमा कर इधर आ गया। इसमें परेशानी की क्या बात है? वफादारियों में तब्दीली रूनमा होती अकबर खान की जिबिली मक्कारी पूरी तरह ओत कर आई थी। तुमने वो आ गए के अल्फाज किससे कहे थे? बॉबी ने गुर्रा कर मुझसे पूछा। उसने मेरा आखिरी फिक्रा सुन लिया था। किसी से भी नहीं, मैंने सादगी से कहा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि इस्तरारी तौर पर मेरे मुंह से क्या निकला था। तुम कराची की परवाजों का वक्त क्यों मालूम कर रहे थे? बास पूरी तरह मुतमईन नहीं हो सका था। तुम्हारी वापसी के वक्त का अंदाजा लगाना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ ही गए। इस वक्त अकबर खान का झूठा एतमाद काबिल दीद था। हाँ, ये अच्छा हुआ कि हम बर वक्त लौट आए। बास बंदा कर बोला, अब हमें मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम एक लम्हे के लिए भी यहाँ ठहरने का खतरा मोद नहीं ले सकते, लेकिन रवानगी की तैयारी के लिए हमें थोड़ी देर तक यहाँ रुकना ही होगा। बॉबी ने मानी के लहजा में कहा और अपना थैला बिस्तर पर रखकर उसमें से मुतअद्दिद चर्मी चश्मे वगैरह बाहर निकालने लगा। इसके कपड़े उतरवाओ। थोड़ी देर बाद जब बॉबी अपने काम से फारिग हो गया तो बास ने गुर्रा कर अकबर खान को हुक्म दिया। अकबर खान मुतरद्दिद अंदाज में अपनी जगह पर खड़ा रहा। बास ने बरहमी से अपनी हदायत दुहराई और अकबर खान मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे लिए वह हदायत नाकाबिल फहम थी। बॉबी के थैले से बरामद होने वाले चर्मी तस्मों को देखकर मैंने अंदाजा लगाया था कि वो शायद मुझे बेदस्तूर पा करके बेहोशी के आलम में होटल से निकाल ले जाना चाहते थे, लेकिन लिबास उतरवाने का मकसद मेरी समझ से बाहर था। मैंने एहतजाज किया, मुजाहमत भी की, लेकिन उन्होंने मेरे बदन से शिंगारियों की दी हुई कमीज के साथ ही बुनियान भी उतरवा दी। बास ने अकबर खान को गैर मुसल्ला करके मुझे उसके पिस्तौल की जद में ले लिया था। वो भी एक चौड़ी और कई जगह से फूली हुई चर्मी बेल्ट लेकर मेरे पीछे आया और फिर उसने वो बेल्ट मेरी कमर और पेट के गिर्द कस दी
और पुष्ट पर उसके पेचीदा तस्मे बांधने लगा। मैं अपने नंगे धड़ के साथ अहमकाना अंदाज में खड़ा रहा। फिर उसने बेल्ट की पूंछ से मुंसलिक 2 मजबूत तस्मे मेरी शानों पर से गुजार कर पेट पर कसी हुई बेल्ट से बांधने शुरू कर दिए। इस तरह वो बेल्ट मेरी कमर के गिर्द एक ही जगह जमकर रह गई थी। मैं गैलुस नुमा चर्मी तस्मे काटे बगैर बेल्ट को नीचे नहीं सरका सकता था। दूसरे मरहले में इस बेल्ट के मजीद 2 तस्मे मेरे धड़ के आखिरी सिरे पर टांगों के गिर्द बांध दिए गए। इस अमल के बाद बेल्ट को ऊपर सरकाना भी नामुमकिन हो गया था और मैं अमलन इस चर्मी जाल में जकड़ कर रह गया था। कदीमा यह था कि उन बंदिशों में मेरे हाथ पैरों को मुक़य्यद नहीं किया गया था। अपने कपड़े पहन लो। बॉबी ने मेरे बरहना शाने पर हाथ मारकर हाकार से कहा। मैंने कुछ न समझते हुए बुनियान और फिर कमीज पहन ली। मैं गिरिबान के बटन लगा रहा था तो बॉबी प्लास्टिक की एक डिबिया लेकर मेरे सामने आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे कमर के गिर्द बंधी हुई बेल्ट में इतना ताकतवर बारूदी मादा महफूज है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे चला दिया जाए तो तुम्हारे बदन के चीथड़े भी दरियाफ्त नहीं हो सकेंगे। पूरी बात समझ आते ही मेरे बदन के मसामात से ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा। इस बारूदी बेल्ट का रिमोट कंट्रोल बॉबी के हाथ में मौजूद था। उसकी उंगली की खफीफ सी जुम्बिश लम्हा भर में मेरा काम तमाम कर सकती थी। अब तुम हमारी हदायत पर अमल करोगे, बास ने सर्द लहजे में कहा। ये याद रखना कि इस इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल सिस्टम की रेंज बहुत ज्यादा है। लिबास के नीचे होने की वजह से तुम बेल्ट और तस्मों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकोगे। अकबर खान बज़ाहिर गैर जानबदार नजर आने की कोशिश के बावजूद मुतफक्किर नजर आने लगा। बॉबी ने अपनी जेब से बड़े नोटों की एक गड्डी निकालकर अकबर खान की तरफ उछाल दी। ये रकम तयशुदा मुआवजे से बहुत ज्यादा है, इसमें तुम्हारा इनाम भी शामिल है। अब तुम डैनी को हमेशा के लिए भूल जाओगे, तो क्या तुम इसे ले जा रहे हो? उसने गड्डी लपकने के बाद मायूसाना लहजा में पूछा। हाँ, अब ये होटल भरोसे के काबिल नहीं रहा, बास ने सर्द लहजे में कहा। फिर मुझसे मुखातिब हो गया, तुम मेरे और बॉबी के दरमियान में चलोगे। तुमने किसी जगह रुकने या किसी से बात करने की कोशिश की तो अपने बुरे अंजाम के खुद जिम्मेदार होगे। वो फातिहाना अंदाज में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने उसकी तकलीद की। बॉबी मेरे पीछे आ रहा था। आखिर में अकबर खान भी चला आ रहा था। उस बेचारी की सारी मेहनत रायगां गई थी और मैं सोच रहा था कि इस बार कैप्टन बाबर की यकीन दहानी के बावजूद मैं भयानक तरीन खतरात से निजात हासिल नहीं कर सकूंगा। इस होटल के रिहायशी कमरे में मैं फोन भी देख चुका था, लेकिन मजमूई तौर पर वो कोई आला होटल नहीं था, बल्कि हर एतबार से जलालाबाद के गजनी होटल से बहुत कमतर था। कंक्रीट की राहदारी और फिर जीनों पर हमारे कदमों की आवाजें गूंज रही। बाज सबसे आगे था और मेरे पीछे 2 अफराद के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। इनमें से एक बॉबी और दूसरा शायद अकबर खान था, जो मेरे इस अंजाम से खासा नाखुश था। यकमंजिला सीने के इख्तिताम पर तंग सी दाखिली गुजरगाह में एक चौबी काउंटर बना हुआ था। काउंटर के पीछे एक सुर्ख सफेद और अधेड़ उम्र मकामी बैठा हुआ अखबार पढ़ने में मसरूफ था। कदमों की आवाज सुनकर उसने अखबार काउंटर पर रख दिया और गहरी नजरों से बास को घूरने लगा, क्योंकि इस वक्त वही हमारी पेशवाई कर रहा था। हम जा रहे हैं। बास उसकी तेज नजरों से गड़बड़ा कर बोला, तुम्हारा कोई हिसाब हो तो मुझे बता दो, हो सकता है कि हमें दोबारा इधर आने का मौका ना मिल सके। तुमसे मेरा कोई हिसाब नहीं है, उसने बेपरवाही से कहा। फिर उसकी उकाबी नजरें बास के चेहरे पर से फिसलती हुई मेरे वजूद पर जमकर रह गई। वो मानीखेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, तो ये कहो कि तुम मरीज को भी अपने साथ ले जा रहे हो। अकबर खान कहाँ है? उसने बिल्कुल गैर मुतवक्का अंदाज में आखिरी सवाल किया था। मैं यहाँ हूँ मामा, अकबर खान ने फौरन ये जवाब दिया। वो इस वक्त रास्ता साफ होने के इंतजार में आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ था, जहां वो अपने मामू की निगाहों से ओझल था। तूने तो 2-4 दिन की बात की थी, ये लोग चंद घंटों बाद ही मरीज को ले जा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? वो शख्स गहरी नजरों से बारी बारी हम तीनों का जायजा ले रहा था। कोई गड़बड़ नहीं है। अकबर खान बॉबी को धकेल कर अपने मामू के सामने पहुंच गया और धीमी मगर पुरजोश आवाज में बोलने लगा, मुझे रकम मिल चुकी है, ये लोग जाना चाहते हैं तो हम इन्हें क्यों रोके? अच्छा, वो अपने सर पर जमी हुई चित्राली टोपी को माथे पर झुकाते हुए बोला, तू राजी है तो मुझे इन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें समझाते कि अब ये मेरे होटल को बिल्कुल भूल जाएंगे, इस तरह जैसे कभी इधर आए ही ना हो। इन्होंने मेरे लिए कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश की तो ये सब अताब में आ जाएंगे। बास का बायां हाथ जेब में था। मुझे अंदाजा था कि उसका वो हाथ पस्तौल के आईनी दस्ते पर जमा हुआ था। वो अकबर खान के बोलने से पहले काउंटर की तरफ झुका और सरसराती आवाज में बोला, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, हम पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं है। जो पीछे रह जाता है उसे भूल जाते हैं, हमारी निगाह हमेशा आगे ही रहती है। अब इजाजत हो तो हम यहाँ से बाहर चले जाएं, हमें एक लंबे सफर की तैयारी करनी है। जाओ, काउंटर वाले ने अपने शाने उचकाकर इस्तज़ाइया अंदाज में कहा। मुझे तुमसे क्या लेना है? इसीलिए मैं अकबर खान के साथ खड़े हुए बॉबी ने कंट्रोल वाली डिबिया को लहरा कर मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ने का इशारा किया और मैं मशीनी अंदाज में नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ता चला गया। तुम लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? मेरे कानों में अकबर खान की दबी दबी आवाज आई। शायद वो बॉबी से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन बाबर से फोन पर बात करने के बाद उसे मेरी जात से हमदर्दी हो गई थी। ये और बात थी कि बाबर की तरफ से किसी इमदादी कार्रवाई की नौबत आने से पहले ही उन दोनों ने मुझे किस्सा ख्वानी बाजार के उस होटल से निकाल ले जाने का फैसला कर लिया था। तुम अपने काम से काम रखो, ये हमारा कैदी है, हम अपनी मर्जी के मकाम पर इसे ले जाएंगे।
मुझे बॉबी की खुरदरी आवाज सुनाई थी, लेकिन मैं मुड़कर देखे बगैर होटल से बाहर निकलता चला गया। इस वक्त तक वो दोनों मेरे पीछे थे। बाहर मेरे सामने रास्ते ही रास्ते थे। मेरे दोनों पहलुओं पर पेशावर के मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की लहराती हुई सड़क फैली हुई थी। इस वक्त सुबह के 8 भी नहीं बजे थे, इसलिए बाजार की पेशरफ्त बंद थी। लेकिन पेशावर के रहने वाले सहर खेजी के आदि मालूम होते थे, क्योंकि बाजार बंद होने के बावजूद वहां पैदल चलने और सवारियों की खासी बहुतात थी। बुरकों और बड़ी बड़ी चादरों में लिपटी हुई नौजवान तालबात की मुतअद्दिद टोलियां तेज कदमों से तालीमी मराकज की तरफ रवां थी। कालांची का सराय जलालाबाद के पुरहोल तजुर्बात से गुजरने के बाद सरगर्म जिंदगी के वो मामूलात मुझे महसूस करने लगे। मैं मुतज़ब्ज़ब अंदाज में उसी जगह जम कर रह गया। अपनी कमर पर कसी हुई बारूदी बेल्ट की दहशत ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं किस समत में पेश कदमी करूं कि मेरे सयाद नाराज न होने पाए। बास ने मेरे इस तजब्जुब को फौरन ही भांप लिया और फुर्ती के साथ मेरे आगे आकर दाहिनी तरफ चल दिया। मासूम भेड़ की तरह सर झुकाकर मैं उसके पीछे हो लिया। बॉबी ने मेरे आगे निकलने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता चंद कदम का फासला तय करने के बाद वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर मेरे बराबर में आ गया। पेशावर की वो सुबह कदरे खुनक और बहुत खुशगवार थी। ये किस्सा खानी बाजार है, बॉबी ने अपनी दानिश में मुझे आगाह करते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैंने बोझल आवाज में कहा, और उसी लम्हे मेरे दिल से एक हुक सी उठी कि काश तमोशन कहीं से इधर निकल आया और मुझे पहचान ले। वो मेरे मुखलिस दोस्त अब्दुल रहमान का साथी था। मैं बरसों पहले जब पहली बार इधर आया था तो मैंने पेशावर के बाजार अब्दुल रहमान के साथ ही देखे थे। वो यारों का यार था और गजब का मेहमान नवाज था। जनवरी की यकबस्ता रातों में उसने राजा बाजार के कहवा खानों में प्याल की बैठक पर मुझे दिल अजीज कहवा पिलाया था। मैं खाली प्याली को थाली में रखता और वो उसे बार बार भरता चला जाता। उसने काफी देर बाद मेरी बेबसी और लाइल्मी का अंदाजा लगाया तो एक गुंजीले कहके के साथ आगाह किया था कि पेशावर में जब तक मेहमान अपनी खाली प्याली उलट कर न रखे, मेजबान उसे मजीद चाय पिलाता चला जाता है। और मैंने इसी लम्हे अपनी प्याली को उलट दिया था। क्या सोच रहे हो? मुझे खामोश पाकर बॉबी ने तन से कहा। यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। कोई आ भी जाए तो तुम उसे अपने आप से दूर रखोगे। तुम्हें मालूम है कि इस वक्त तुम एक जिंदा बारूदी सुरंग बने हुए हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझे पैदल कहाँ ले जा रहे हो। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। होटल के सामने ही हर किस्म की सवारियां मौजूद थी। मुझे इस तरह पैदल चलाने का क्या मतलब है? तेजी और फुर्ती बरकरार रखने के लिए पैदल चलना बहुत सूदमंद रहता है, उसने चुपती हुई आवाज में कहा। मैं अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर खामोश हो गया। इस वक्त मैं पूरी तरह उन दोनों के रहमो करम पर था और उनकी बातों पर मुश्तिल होकर मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता था। चंद सानियों के सुकूत के दौरान में मैंने अपने खून के उबाल पर काबू पा लिया। फिर नरमी से बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि इस हालत में तुम मुझे कराची कब ले जाओगे। फिक्र ना करो, हम कराची तक पैदल जाने का इरादा नहीं रखते। उसने अपनी दानिश में उम्दा मजाक किया। मुझे मालूम है, मैंने गहरी संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, लेकिन बारूदी बेल्ट के साथ तुम मुझे जहाज में भी नहीं ले जा सकोगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये सारा खेल किस मकसद से रचाया है। बज़ाहिर बात हम दोनों से लाताल्लुकाना अंदाज इख्तियार किए। हमारे आगे चल रहा था, लेकिन वो बोला तो अंदाजा हुआ कि वो हमारी गुफ्तगू से गाफिल नहीं था। उसने अपनी रफ्तार कदरे कम करते हुए मुड़कर कहा, अव्वल तो हम फिजाई सफर करने के मूड में नहीं है, और अगर ऐसी जरूरत पेश आ भी गई तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी शरारत करने का मौका नहीं मिल सकेगा। इस ख्याल में ना रहना कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों की हिसास हालात हर दात और बारूद का सुराग लगा लेते हैं और तुम्हें रोक लेंगे। तुम्हारी बेल्ट बनाने वालों ने ऐसे हर खतरे का तोड़ कर लिया है। ताकतवर बारूदी मादे को ऐसे मसनूई फाइबर में महफूज किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की जदीद तरीन आलात भी इसका सुराग नहीं लगा सकते। उसका जवाब बहुत खतरनाक था। उसने मेरा ज़हन पढ़कर बखूबी ये बात जता दी थी कि मुझे बारूदी बेल्ट से एक लम्हे के लिए भी निजात नहीं मिल सकती थी। मैं ऐसे प्लास्टिक बम्बों के बारे में सुन चुका था जो अपनी मखसूस बनावट की वजह से किसी आले की गिरफ्त में नहीं आते थे और आलमी हवाबाजी की तारीख में उनसे कई बार तकरीबी काम लिया गया था। बास हमारे साथ आ मिला था। उससे बातें करके मैं अपनी मालूमात में कुछ न कुछ इजाफा कर सकता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार करने के बजाय डटाई के साथ हंस कर कहा, तुम बिला वजह मेरी तरफ से शकूक व शुबहात में मुब्तला हो रहे हो। मेरे ज़हन में दूर दूर तक किसी शरारत का मंसूबा नहीं है। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। तुम कराची पहुंचने के बाद मुझे मकाऊ वालों के सामने पेश करोगे तो मेरी पोजीशन खुद ब खुद साफ हो जाएगी। मैं मकाऊ जरूर गया था, लेकिन वहां डान क्वांग फू या उसके किसी आदमी से नहीं मिला था। वह दोनों गैर मुल्की बदमाश उसके आदमी हो ही नहीं सकते। अगर उन्हें शिद्दत से मेरी तलाश है तो वो मकाऊ के किसी कासिनो के पालतू गुंडे होंगे। बस इसी कसौटी पर परखने के लिए तुम्हें जिंदा रखा गया है। मदर माफिया के रिकॉर्ड पर मौजूद सिफारिशात तुम्हारे हक में न होती तो तुम अब तक मुल्क आदम के राही हो चुके होते। बास का लबो लहजा सपाट था। हमारे दरमियान खामोशी छा गई और मेरा ज़हन एक बार फिर बुरी तरह उलझने लगा। जब तक हम जदीद शहरी तहजीब से बहुत दूर शिंगारा वैली में महसूर थे, हालात इतने दगरगू नहीं थे। वहां हमें मालूम था कि हम किन हरीफों में घिरे हुए हैं और हमारी कौन सी चाल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। हमें पाइंदा गुल और सिबगा तुल्ला की खूबियों और खामियों का अच्छी तरह अंदाजा था,
इन दोनों के साथ चालबाजियां करते हुए हमें मालूम होता था कि उनके नतीजे में हमें क्या नुकसान पहुंच सकता है या हमें क्या फायदा हासिल होगा। यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उस अजनबी माहौल में बेयारो मददगार होने के बावजूद हम शिंगारा वैली से बखैर आफियत निकल आने में कामयाब हो गए थे। लेकिन वादी से बाहर के मानूस माहौल में कदम रखते ही मुतअद्दिद खतरात ने इस तेजी से सर उबारा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ने की बेमिसाल कहावत याद आने लगी थी। सबसे पहले हमारा टकराव एलन और पीटर से हुआ। वो दोनों फ्रीलांसर मुजरिम थे और माकूल मुआवजे पर किसी भी वक्त कोई भी काम कर सकते थे। उनसे मुलाकात की इब्तिदा दिलचस्प अंदाज में हुई, लेकिन फिर उनके किरदार पूरी इसरार होते चले गए। उन्होंने अपनी मालूमात और जराइम की दुनिया में अपने वसी तजर्बे की बिना पर मुझे और वीरा को पहचान लिया था। वो दोनों बैक वक्त कोलंबिया के कर्नल जैसी जोन्स और डेविड स्टार्स के रास अल्मेडा के लिए काम कर रहे थे। रास अल्मेडा को यह फिक्र थी कि पाकिस्तान के एटमी मंसूबों में तबाही फैलाने के लिए जो 2 नफरी मिशन भेजा गया था वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद यक बयक लापता हो गया था। उसे उन दोनों की सलामती या हलाकत से कोई गर्ज नहीं थी। वो शायद ये चाहता था कि वो लोग मारे या पकड़े गए हों तो एलन उनके मिशन को संभाले और पाकिस्तान की एटमी तंसीबात के खिलाफ कोई ठोस मंसूबा पुरकार लाए। एलन को बिल जोन्स के कत्ल के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी थी, लेकिन वो रास अल्मेडा को मरूब करने या अपनी आला कारकर्दगी का चकमा देने के लिए पाकिस्तान जाना जरूरी समझ रहा था ताकि उसे उस अरबपति और मुतअस्सब यहूदी से मजीद काम मिल सके। दूसरी तरफ कोलंबिया का रुसवाए जमानत दहशतगर्द कर्नल जैसी जोन्स भी अपने इकलौते बेटी की सलामती की तरफ से फिक्रमंद था। उसने 20,000 अमेरिकी डॉलर के एवज एलन की खदमात हासिल की थी। एलन पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने से पहले ही वीरा की जुबानी अपने सवाल का जवाब पा चुका था, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान में हम से रवाबत बरकरार रखने का मुतमनी था।